यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। तलवार संप्रदाय के बाहर के प्रांगण के बुजुर्गों से भेंट। आरव ने अपना सिर हिलाकर जोर से हिलाया और फिर अपनी आंखें खोली। सबसे पहले उसने कुछ वृद्ध पुरुषों को देखा और वह इन सभी वृद्ध पुरुषों को जानता था। वे बाह्य प्रांगण के बुजुर्ग थे। हालांकि कुछ अजीब था, क्योंकि इस समय ये वृद्ध पुरुष उसे उत्साहित भावों के साथ घूर रहे थे और उनकी नजरें एक बदचलन की तरह थीं जिसने एक पूरी तरह से नग्न, अतुलनीय रूप से सुंदर महिला को देखा हो। जब उसने यहाँ तक सोचा तो आरव को घृणा की लहर महसूस हुई। वह कुछ कहने ही वाला था जब बुजुर्ग कियान ने उसकी ओर एक कदम बढ़ाया और फिर उसने थोड़ी कांपती हुई आवाज में पूछा, छोटे छोटे आरव, तुम 22वां स्तर पार कर गए। बुजुर्ग कियान ने जैसे ही बोलना समाप्त किया, अपनी मुट्ठियां भींच लीं। यह केवल वह ही नहीं था, यहाँ तक कि दूसरे बुजुर्गों ने भी ऐसा ही किया था। स्पष्ट रूप से वे सभी घबराए हुए थे, या शायद यह कहा जा सकता है कि वे उत्साहित और प्रसन्न थे। जब उसने यह सुना तो आरव को उस आवाज की याद आई जो उसने पहले कमरे में सुनी थी, और उसने सच्चाई से कहा, बुजुर्ग कियान, मुझे नहीं पता कि मैंने इसे पार किया या नहीं। हालांकि इसने कहा कि मैं भविष्य में तलवार सेवक स्तंभ में साधना करने आ सकता हूँ और मैं राजा स्तर प्राप्त करने के बाद शेष स्तरों को चुनौती दे सकता हूँ। जब उन्होंने आरव की बात सुनी तो सभी बाह्य प्रांगण के बुजुर्गों ने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखों में अछूता सदमा था। थोड़ी देर बाद बुजुर्ग कियान ने एक पल के लिए संकोच किया और पूछा, छोटे आरव, क्या जो तुमने कहा वह सच है? क्या सच में किसी ने तुमसे बात की? अगर कोई और बुजुर्ग उस पर इस तरह संदेह करता तो आरव निश्चित रूप से अप्रसन्न महसूस करता। हालांकि बुजुर्ग कियान का सामना करते हुए उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ। उसने तुरंत सिर हिलाया और कहा, बुजुर्ग कियान, भले ही मैं दूसरों को धोखा दूं, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। 22वें स्तर पर एक तलवार संरचना है। तलवार संरचना की गूढ़ ऊर्जा वाली तलवारों ने मेरे लिए कोई खतरा पैदा नहीं किया। फिर वह आवाज प्रकट हुई और फिर मैं बाहर आ गया। बुजुर्गों ने एक बार फिर एक दूसरे को देखा। इस बार उन्होंने उस पर और संदेह नहीं किया। वास्तव में उन्होंने शुरू में भी उस पर संदेह नहीं किया था। उन्होंने उससे दूसरी बार केवल इसलिए पूछा था क्योंकि वे इसे पुष्टि करना चाहते थे, और अब उन्होंने कर लिया था। इसलिए बुजुर्ग कियान के अलावा बाकी सभी बुजुर्गों ने एक भी शब्द नहीं कहा और वे गंभीर भावों के साथ मुड़कर चले गए। यह मामला असाधारण था और उन्हें ग्रैंड बुजुर्ग को सूचित करना था। मोहक मोहिनी से भेंट। आरव ने वृद्ध पुरुषों के असामान्य कार्यों पर कोई ध्यान नहीं दिया और वह बस अपने अंगों को फैलाने के लिए खड़ा होने ही वाला था। ठीक इसी क्षण एक लाल पोशाक पहने एक महिला अचानक उसके सामने आ गई। जब उसने इस महिला के स्वरूप को देखा तो आरव तुरंत भौंचक्का रह गया और उसकी सांसें रुक गईं। वह महिला बेहद सुंदर थी, वास्तव में बेहद सुंदर। आरव के जीवन में केवल शैलाधर का स्वरूप ही इस महिला से तुलना कर सकता था जो उसके सामने खड़ी थी। हालांकि उनका स्वरूप समान था, उनके स्वभाव पूरी तरह से अलग थे। शैलाधर का स्वभाव सरल, शालीन और शांत था। वह एक अलौकिक स्वर्गीय युवती की तरह थी। दूसरी ओर उसके सामने यह महिला अलग थी। यह महिला इसलिए सुंदर थी क्योंकि वह मोहक थी। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। हाँ, चाहे उसका स्वरूप हो या पहनावा, वे बेहद मोहक थे। अगर वह वहां खड़ी होकर कुछ भी न बोले या करे तो भी यह किसी के रक्त को उभारता था।
आरव ने अपने दिल की भावनाओं को दबाया और जब वह बोलने ही वाला था तो उसके सामने की महिला ने उसे अच्छी तरह से परखा और कहा, तुम 21वें और 22वें स्तर को पार कर गए। यह सुनकर आरव भौंचक्का रह गया और फिर उसने सिर हिलाकर पूछा, आप कौन हैं? उस महिला ने आरव को जवाब नहीं दिया। उसने अपना सिर उठाया और तलवार सेवक स्तंभ की ओर देखा और फिर उसकी आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। एक लंबे समय के बाद उसकी नजर एक बार फिर आरव पर पड़ी और उसने कहा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि 21वें और 22वें स्तर पर किस तरह के परीक्षण थे? इसके लिए मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगी। आरव मुस्कुराया और कहा, आपको मेरा एहसानमंद होने की जरूरत नहीं है। यह सिर्फ एक मामूली बात है। 21वां स्तर मन का परीक्षण था और यदि किसी की मानसिक स्थिति में कोई समस्या नहीं थी तो यह बहुत संभव था कि वह सीधे इसे पार कर सकता था। जहां तक 22वें स्तर का सवाल है, यह एक तलवार संरचना है। 100 गूढ़ ऊर्जा वाली तलवारें हर 5 सांसों के बाद चुनौती देने वाले पर हमला करेंगी और यह बेहद मुश्किल है। महिला की सुंदर भौहें उठीं और उसने आरव को एक बार फिर से परखा और फिर धीमी आवाज में कहा, 22वां स्तर एक भ्रम नहीं है। आरव कुछ कहने ही वाला था। ठीक इसी क्षण एक हवा का झोंका आया। आरव को पूरे शरीर में ठंडक महसूस हुई और उसने अनजाने में नीचे की ओर देखा। उसके बाद आरव जम गया। एक सांस से भी कम समय में आरव ने एक आवाज के साथ जोर से चिल्लाया जो आसमान को चीर रही थी और फिर उसने जल्दी से अपने दोनों हाथों से एक निश्चित जगह को ढक लिया, इससे पहले कि वह तूफान चाल को चरम पर ले जाए और मौके से गायब हो जाए, जबकि चारों ओर से दहाड़ती हुई हंसी गूंज रही थी। जैसे ही उन्होंने आरव के नग्न स्वरूप को दूर गायब होते देखा, उन सभी ने और भी जोर से हंसी का गर्जन किया और यहाँ तक कि बुजुर्ग कियान भी हंसने लगे थे। हाँ, जब आरव बाहर आया तो वह पूरी तरह से नग्न था। वास्तव में सभी ने इसे शुरू से ही देखा था, फिर भी उन्होंने उसे नहीं बताया क्योंकि वे अभी भी सदमे में थे। जब आरव ने लाल पोशाक वाली महिला के साथ बात की तो वे सभी अपने सदमे से उबर गए थे। जैसे ही उन्होंने आरव को एक सुंदरता के साथ पूरी तरह से नग्न होकर बात करते देखा, किसी अज्ञात कारण से उन सभी ने बुजुर्ग कियान सहित आरव को चेतावनी नहीं दी थी। बुजुर्ग कियान कुछ देर तक हंसे और फिर वे चारों ओर सभी को देखने के लिए मुड़ गए क्योंकि उन्होंने एक गंभीर भाव के साथ कहा, वे लोग जो बाह्य प्रांगण परीक्षा के प्रतिभागी नहीं हैं, आप सभी को वही करना चाहिए जो आप करने वाले हैं। जो लोग बाह्य प्रांगण परीक्षा के प्रतिभागी हैं और तलवार सेवक स्तंभ के 5वें स्तर को पार कर गए हैं, बधाई हो, आप पहले से ही तलवार संप्रदाय के बाह्य प्रांगण के शिष्य हैं। जो लोग कल प्रतियोगिता में शीर्ष 10 स्थान जीतेंगे, उन्हें संप्रदाय से पुरस्कार मिलेंगे। अब आप सभी आराम करने जाएं। जब उन्होंने यहाँ तक बोला तो बुजुर्ग कियान ने चारों ओर उन युवाओं को देखा और कहा, जहाँ तक उन लोगों का सवाल है जो परीक्षा में असफल रहे, आप सभी तलवार संप्रदाय में एक रात के लिए आराम कर सकते हैं। लेकिन आप सभी को कल तलवार संप्रदाय छोड़ना होगा। अगर आप कल दोपहर में भी तलवार संप्रदाय के भीतर पाए जाते हैं तो तलवार संप्रदाय आपको जबरदस्ती बाहर निकाल देगा। जब उन्होंने बुजुर्ग कियान की बात सुनी तो सभी युवा खुश हुए। कोई फर्क नहीं पड़ता, वे अब से तलवार संप्रदाय के शिष्य थे और उनके पास साधना के संसाधन होंगे। दूसरी ओर कुछ युवाओं ने निराशा के साथ आहें भरी और उनकी निराशा सभी के लिए पूरी तरह से स्पष्ट थी। वे सभी न केवल अपने परिवार की उम्मीदों के साथ थे, बल्कि वे अपने खुद के भविष्य की भी जिम्मेदारी उठा रहे थे। दुर्भाग्य से वे असफल रहे थे। जैसा कि कहा गया था, जबकि कुछ खुश हैं,
हमेशा कुछ ऐसे होते हैं जो दुखी होते हैं। एक ऐसी जगह पर जहां किसी ने ध्यान नहीं दिया, शैलाधर विचारमग्न लग रही थी क्योंकि उसने आरव को भागते हुए देखा था। वह यहां तब पहुंची थी जब आरव 20वें स्तर को पार कर गया था। हालांकि उसने किसी को भी उसे नोटिस नहीं करने दिया। सच्चाई से कहूं तो आरव के प्रदर्शन ने उसकी अपेक्षाओं से अधिक किया था। वह बहुत स्पष्ट रूप से जानती थी कि तलवार सेवक स्तंभ का 19वां और 20वां स्तर कितना भयानक था। उस समय वह राजा स्तर के डार्क बिस्ट के साथ लड़ाई में हार गई थी। लेकिन उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि आरव वास्तव में राजा स्तर के डार्क बिस्ट को हरा देगा और यहां तक कि 22वें स्तर को भी पार कर जाएगा। इसने वास्तव में उसकी अपेक्षाओं को पार कर दिया था। एक लंबे समय के बाद शैलाधर ने अपनी नजर हटा ली और फिर उसने अपने हाथ में लिए हुए ताड़पत्र को देखा। ताड़पत्र की सामग्री थी आरव, पुरुष, 17 साल का, महापर्वत श्रृंखला के धवल राज्य के दक्षिण शांति नगर से। उसका स्वभाव स्थिर है और वह दूसरों के साथ अपने संबंधों को बहुत महत्व देता है। हालांकि वह बेहद प्रतिशोधी है। अपनी मां और छोटी बहन के कारण उसके और दक्षिण शांति नगर के वर्मा वंश के बीच अपूरणीय शत्रुता है। 20 साल पहले उसकी मां। शैलाधर ने लंबे समय तक ताड़पत्र को देखा और फिर उसने आह भरी। उसके बाद उसने अपने हाथ से थोड़ा बल लगाया और ताड़पत्र तुरंत टुकड़ों में बदल गया जो हवा में बिखर गए। तुम तलवार संप्रदाय के। एक अजीब लड़की। शीत समीर खाई। मैंने पूरी तरह से अपनी इज्जत गंवा दी। यह एक पूर्ण अपमान था। उन धिक्कार योग्य बुजुर्गों ने वास्तव में मुझे इसके बारे में नहीं बताया। मैं भविष्य में दूसरों का सामना कैसे करूंगा? यह इतनी शर्मिंदगी थी। एक सेट कपड़े पहनने के बाद आरव बिना रुके कोस रहा था। जब उसे याद आया कि वह वास्तव में इतने सारे लोगों के सामने नग्न था और उसने एक महिला के साथ इतनी देर तक बातचीत भी की थी, तो आरव बस शर्म से मरा जा रहा था। मैं भविष्य में दूसरों का सामना कैसे करूं? इसमें इतना शर्मिंदा होने वाला क्या है? क्या यह सिर्फ कुछ किलोग्राम मांस नहीं है? तो क्या हुआ अगर दूसरों ने उस पर कुछ नजरें डाली? लाल पोशाक वाली महिला अचानक आरव के पीछे प्रकट हुई थी। जब आरव ने महिला की बात सुनी तो वह अपने दिल में चौंक गया और वह एक बेहद भारी भाव को प्रकट करते हुए महिला को देखने के लिए मुड़ गया। उसने वास्तव में यह नहीं देखा था कि वह महिला उसके पीछे कब आई थी। तो अगर महिला ने उस पर एक गुप्त हमला किया होता तो? आरव ने इस विचार को जारी रखने की हिम्मत नहीं की। तुम कौन हो? आरव ने धीमी आवाज में पूछा। मोहिनी महिला मुस्कुराई और कहा, उन सभी को मुझे एक राक्षसी महिला कहना पसंद है। हाँ, मैं वही व्यक्ति हूँ जिसने 20वें स्तर को पार किया था। जब उसने यह सुना तो आरव थोड़ा हैरान हुआ और उसने कहा, तुम वही राक्षसी महिला हो जो बाह्य प्रांगण रैंकिंग में शीर्ष पर है। आरव ने अतीत में इस राक्षसी महिला के बारे में सुना था, हालांकि वह उससे कभी नहीं मिला था। इसके अलावा क्योंकि उसे एक श्रम शिष्य के रूप में कम कर दिया गया था, उसने बाह्य प्रांगण रैंकिंग पर उन लोगों पर कोई ध्यान नहीं दिया था। लेकिन उसने इस राक्षसी महिला की प्रतिष्ठा के बारे में सुना था। कथित तौर पर यह राक्षसी महिला एक बेहद राक्षसी प्रतिभा थी और वह बाह्य प्रांगण में अजेय थी। यह यहाँ तक था कि कुछ बाह्य प्रांगण के बुजुर्ग उसके लिए एक मुकाबला नहीं थे। अतीत में आरव को इस पर थोड़ा संदेह था, लेकिन अब वह इस पर थोड़ा विश्वास करता था। कुछ और नहीं, बस इस राक्षसी महिला की गति, तकनीक और अपनी आभा को छिपाने की क्षमता ऐसी थी कि यज्ञपाल और बुजुर्ग कियान भी उसकी तुलना नहीं कर सकते थे। मोहिनी ने आरव को जवाब नहीं दिया और उसने इसके बजाय पूछा,
बाह्य प्रांगण परीक्षा के अन्य सभी प्रतिभागी जो तलवार सेवक स्तंभ से बाहर टेलीपोर्ट किए गए थे, और मैं भी केवल मानसिक रूप से थके हुए थे। फिर भी तुम्हारा पूरा शरीर चोटों से ढका हुआ था। तो 22वां स्तर एक भ्रम नहीं बल्कि वास्तविकता है। जब उसने यह सुना तो आरव एक पल के लिए चुप रहा, और फिर उसने कहा, मुझे लगता है कि यह असली है। कुछ और नहीं, बस मेरे शरीर पर लगी चोटें इसे साबित कर सकती हैं। मोहिनी चुप हो गई, और फिर उसने लंबे समय बाद पूछा, तुमने जारी क्यों नहीं रखा? आरव ने अपना सिर हिलाया और कहा, जब मैंने 22वें स्तर पर तलवार संरचना को पार कर लिया तो मुझे सीधे बाहर टेलीपोर्ट कर दिया गया। जहां तक ऐसा क्यों हुआ, मुझे भी बहुत यकीन नहीं है। आरव ने उसे सब कुछ नहीं बताया क्योंकि वह इस राक्षसी महिला से परिचित नहीं था। ठीक है, मोहिनी ने कहा। उसके बाद उसने आरव पर नजर डाली और इस सवाल को जारी नहीं रखा। उसने कहा, अब तुम एक वास्तविक बाह्य प्रांगण के शिष्य माने जा सकते हो, तो चलो भविष्य में अगर तुम्हारे पास समय हो तो मुकाबला करें। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने आरव के जवाब का इंतजार नहीं किया और मुड़ गई और छलांग लगाई, और फिर वह खाई के प्रवेश द्वार पर गायब हो गई। क्या अजीब लड़की है। आरव ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया क्योंकि उसने उस जगह पर देखा जहां मोहिनी गायब हो गई थी। उसके बाद वह खाई के प्रवेश द्वार की ओर चला। उसे अभी भी याद था कि कुछ लोगों ने उसे एक गूढ़ स्तर की तलवार का और उस छोटी बच्ची के लिए वर्मिलियन स्पिरिट फल का कर्ज दिया था जिसे छोटी बच्ची किसी भी कीमत पर प्राप्त करना चाहती थी, भले ही छोटी बच्ची को उसे जबरदस्ती छीनना पड़े। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। आरव बाह्य प्रांगण शिखर पर पहुंचा और कुछ देर पूछताछ के बाद उसे आखिरकार रुपेंद्र का निवास स्थान मिल गया। रुपेंद्र के पास पहुंचकर आरव ने बिना समय बर्बाद किए सीधे क्रिम्सन रेड तलवार के बारे में पूछा। इस समय रुपेंद्र का चेहरा बेहद उदास था। क्रिम्सन रेड तलवार उसके दादा ने उसे तब भेंट की थी जब वह पहला उच्च 9 स्तर का विशेषज्ञ बना था, और यह उसकी एकमात्र गूढ़ स्तर डार्क ट्रेजर थी। उस दिन उसने इसे शर्त लगाने के लिए इसलिए इस्तेमाल किया था ताकि वह अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर सके। उसे अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा था और उसे लगा था कि वह कभी नहीं हारेगा। लेकिन किसने सोचा होगा कि उसके सामने वाला यह लड़का तलवार संप्रदाय के पिछले 100 सालों के रिकॉर्ड तोड़ देगा। जब आरव ने रुपेंद्र की तरफ देखा तो उसने अपना माथा सिकोड़ लिया और बोला, हार मान लो और जल्दी से तलवार दे दो। मुझे अभी भी उस औरत को ढूंढना है। उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं इसे पहले ही ले आई हूं। तभी आरव के पीछे से एक महिला की आवाज आई। वह और कोई नहीं बल्कि हिमांशी थी, जिसने उस दिन आरव और रुपेंद्र के साथ शर्त लगाई थी। वह आरव के पास आई और बिना कुछ बोले अपनी उंगली पर पहनी हुई अंगूठी को हिलाया। तुरंत एक सुंदर सी छोटी पेटी उसके हाथ में आ गई। उसके बाद उसने वह पेटी आरव को सौंप दी। आरव ने उसे लिया और देखने के लिए खोला। एक हल्की खुशबू उसके चेहरे पर आई और उसने उस दिन का फल देखा। आरव ने मुस्कुराते हुए हिमांशी को हल्का सा सिर हिलाया और फिर उसने पेटी को रख लिया। फिर वह रुपेंद्र की ओर मुड़ा और उदासीन स्वर में बोला, तलवार दो, मुझे तुम्हें कम आंकने पर मजबूर मत करो। रुपेंद्र कुछ देर हिचकिचाया और फिर बोला, आरव, यह क्रिम्सन रेड तलवार मेरे रुपेंद्र वंश की एक पुश्तैनी धरोहर है। इसके बदले। आरव ने रुपेंद्र की तरफ देखा और फिर बोला, मैं कोई बेतुका इंसान नहीं हूं। एक काम करते हैं, तुम मुझे क्रिम्सन रेड तलवार के बराबर की कोई चीज दे सकते हो। जब उसने आरव को यह कहते सुना तो रुपेंद्र ने जल्दी से कुछ चीजें निकाली।
उनमें डार्क ट्रेजर, तकनीकें और जड़ी बूटियां थीं। लेकिन जब उनकी तुलना गूढ़ स्तर की क्रिम्सन रेड तलवार से की गई तो उनका मूल्य धरती और आकाश के अंतर जैसा था। उन चीजों को देखकर आरव के मुंह के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई। क्या यह आदमी बेशर्मी पर उतर आया है? तभी हिमांशी ने बगल से व्यंग्य किया। रूपेंद्र, अगर तुम अपनी बात से पलटना चाहते हो तो साफ साफ कह दो। तुमने यह कबाड़ भी निकाल लिया। क्या तुम आरव को 3 साल का बच्चा समझते हो? उसकी रूपेंद्र के बारे में बिल्कुल भी अच्छी राय नहीं थी, या यह कहा जा सकता है कि उसकी रूपेंद्र जैसे अहंकारी और घमंडी लोगों के बारे में अच्छी राय नहीं थी। रूपेंद्र ने उदास चेहरे के साथ हिमांशी की तरफ देखा और फिर वह आरव की तरफ देखकर बोला, आरव, भले ही इन चीजों का मूल्य क्रिम्सन रेड तलवार के बराबर नहीं है, लेकिन वे अभी तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी हैं। एक काम करो, इन सभी चीजों को रख लो और इसे दोस्ती के रूप में स्वीकार करो, ठीक है? आरव ने अपना सिर हिलाया और बोला, मैं तुम्हारे साथ किसी भी तरह की दोस्ती नहीं करना चाहता। मैंने अपना मन बदल लिया है। मुझे सिर्फ क्रिम्सन रेड तलवार चाहिए। अपनी हार स्वीकार करो और इसे दे दो। रूपेंद्र की आंखों में एक ठंडी चमक कौंधी और उसने धीमी आवाज में कहा, आरव, इस तरह से अड़ियल मत बनो। आरव ने रूपेंद्र को देखकर अपना सिर हिलाया और उसने अब और समय बर्बाद नहीं किया। उसने सीधे तूफान चाल की तकनीक का इस्तेमाल किया और तुरंत रूपेंद्र के सामने पहुंच गया। फिर उसने अचानक रूपेंद्र की छाती पर एक घूंसा मारा। आरव उन लोगों में से नहीं था जो व्यर्थ की बातें करते हों। यह आदमी रूपेंद्र साफ साफ क्रिम्सन रेड तलवार देना नहीं चाहता था, इसलिए अगर वह रूपेंद्र के साथ बातें करता रहता तो उसका समय ही बर्बाद होता। जब ऐसा था तो सीधे रूपेंद्र पर हमला करना ही बेहतर था। रूपेंद्र और हिमांशी दोनों ने कभी नहीं सोचा था कि आरव सीधे हमला करेगा। लेकिन किसने सोचा होगा कि उसके सामने वाला यह लड़का तलवार संप्रदाय के पिछले 100 सालों के रिकॉर्ड तोड़ देगा। जब आरव ने रूपेंद्र की तरफ देखा तो उसने अपना माथा सिकोड़ लिया और बोला, हार मान लो और जल्दी से तलवार दे दो। मुझे अभी भी उस औरत को ढूंढना है। उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं इसे पहले ही ले आई हूं। तभी आरव के पीछे से एक महिला की आवाज आई। वह और कोई नहीं बल्कि हिमांशी थी, जिसने उस दिन आरव और रूपेंद्र के साथ शर्त लगाई थी। वह आरव के पास आई और बिना कुछ बोले अपनी उंगली पर पहनी हुई अंगूठी को हिलाया। तुरंत एक सुंदर सी छोटी पेटी उसके हाथ में आ गई। उसके बाद उसने वह पेटी आरव को सौंप दी। आरव ने उसे लिया और देखने के लिए खोला। एक हल्की खुशबू उसके चेहरे पर आई और उसने उस दिन का फल देखा। आरव ने मुस्कुराते हुए हिमांशी को हल्का सा सिर हिलाया और फिर उसने पेटी को रख लिया। फिर वह रूपेंद्र की ओर मुड़ा और उदासीन स्वर में बोला, तलवार दो, मुझे तुम्हें कम आंकने पर मजबूर मत करो। रूपेंद्र कुछ देर हिचकिचाया और फिर बोला, आरव, यह क्रिम्सन रेड तलवार मेरे रूपेंद्र वंश की एक पुश्तैनी धरोहर है। इसके बदले। आरव ने रूपेंद्र की तरफ देखा और फिर बोला, मैं कोई बेतुका इंसान नहीं हूं। एक काम करते हैं, तुम मुझे क्रिम्सन रेड तलवार के बराबर की कोई चीज दे सकते हो। जब उसने आरव को यह कहते सुना तो रूपेंद्र ने जल्दी से कुछ चीजें निकालीं। उनमें डार्क ट्रेजर, तकनीकें और जड़ी बूटियां थीं। लेकिन जब उनकी तुलना गूढ़ स्तर की क्रिम्सन रेड तलवार से की गई तो उनका मूल्य धरती और आकाश के अंतर जैसा था। उन चीजों को देखकर आरव के मुंह के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई। क्या यह आदमी बेशर्मी पर उतर आया है? तभी हिमांशी ने बगल से व्यंग्य किया। रूपेंद्र, अगर तुम अपनी बात से पलटना चाहते हो तो साफ साफ कह दो।
तुमने यह कबाड़ भी निकाल लिया। क्या तुम आरव को 3 साल का बच्चा समझते हो? उसकी रूपेंद्र के बारे में बिल्कुल भी अच्छी राय नहीं थी, या यह कहा जा सकता है कि उसकी रूपेंद्र जैसे अहंकारी और घमंडी लोगों के बारे में अच्छी राय नहीं थी। रूपेंद्र ने उदास चेहरे के साथ हिमांशी की तरफ देखा और फिर वह आरव की तरफ देखकर बोला, आरव, भले ही इन चीजों का मूल्य क्रिम्सन रेड तलवार के बराबर नहीं है, लेकिन वे अभी तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी हैं। एक काम करो, इन सभी चीजों को रख लो और इसे दोस्ती के रूप में स्वीकार करो, ठीक है? आरव ने अपना सिर हिलाया और बोला, मैं तुम्हारे साथ किसी भी तरह की दोस्ती नहीं करना चाहता। मैंने अपना मन बदल लिया है। मुझे सिर्फ क्रिम्सन रेड तलवार चाहिए। अपनी हार स्वीकार करो और इसे दे दो। रूपेंद्र की आंखों में एक ठंडी चमक कौंधी और उसने धीमी आवाज में कहा, आरव, इस तरह से अड़ियल मत बनो। आरव ने रूपेंद्र को देखकर अपना सिर हिलाया और उसने अब और समय बर्बाद नहीं किया। उसने सीधे तूफान चाल की तकनीक का इस्तेमाल किया और तुरंत रूपेंद्र के सामने पहुंच गया। फिर उसने अचानक रूपेंद्र की छाती पर एक घूंसा मारा। आरव उन लोगों में से नहीं था जो व्यर्थ की बातें करते हों। यह आदमी रूपेंद्र साफ साफ क्रिम्सन रेड तलवार देना नहीं चाहता था, इसलिए अगर वह रूपेंद्र के साथ बातें करता रहता तो उसका समय ही बर्बाद होता। जब ऐसा था तो सीधे रूपेंद्र पर हमला करना ही बेहतर था। रूपेंद्र और हिमांशी दोनों ने कभी नहीं सोचा था कि आरव सीधे हमला करेगा। रूपेंद्र को सोचने का समय नहीं मिला और उसने तुरंत अपना मुक्का आरव के मुक्के की तरफ मारा। क्रैक! हड्डियों के टूटने की एक साफ और सुरीली आवाज गूंजी। रूपेंद्र ने एक तीखी चीख निकाली और वह आरव से दूर जाने के लिए पीछे हटने ही वाला था, लेकिन आरव ने अचानक उसकी मुट्ठी पकड़ ली थी, जिसकी हड्डियां टूट गई थीं, और फिर उसने रूपेंद्र की मुट्ठी को अपनी ओर खींचा। उसके बाद उसने अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया और रूपेंद्र की गर्दन को सीधे पकड़ लिया। मैं 3 तक गिनूंगा। अगर तुमने अभी भी क्रिम्सन रेड तलवार नहीं दी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। रूपेंद्र की गर्दन को पकड़े हुए आरव की आवाज, जिसमें कोई भावना नहीं थी, गूंजी और वह बोला, 1। रूपेंद्र का चेहरा भयानक रूप से पीला पड़ गया था और वह दिल से बहुत चकित था। रूपेंद्र ने कभी नहीं सोचा था कि आरव की शारीरिक शक्ति इतनी जबरदस्त होगी और उसकी गति इतनी तेज होगी। रूपेंद्र को प्रतिक्रिया देने का भी समय नहीं मिला था कि उसकी गर्दन पहले ही आरव के हाथों में थी। 2 आरव की आंखें संकरी हो गईं, जबकि उनमें एक खौफनाक जानलेवा इरादा कौंधा। जब उसने आरव की आंखों में जानलेवा इरादा देखा तो रूपेंद्र का चेहरा और भी पीला पड़ गया और उसके शरीर में तुरंत एक डर भर गया। ठीक उसी समय जब आरव 3 चिल्लाने वाला था, रूपेंद्र ने अनजाने में क्रिम्सन रेड तलवार निकाल ली और एक भारी आवाज में बोला, मैं हार मानता हूं। तलवार को अपने हाथ में लेने के बाद आरव ने रूपेंद्र की गर्दन छोड़ दी और फिर उसने रूपेंद्र पर एक नजर भी नहीं डाली। उसने क्रिम्सन रेड तलवार को अपनी अनंतकोश अंगूठी में रखा और मुड़कर चला गया। उसने कुछ कदम उठाए और अचानक मुड़कर रूपेंद्र की तरफ देखा और बोला, असल में मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि जीवन और मृत्यु के मैदान को छोड़कर तलवार संप्रदाय में हत्या करना मना है। तुम नए हो, इसलिए यह सामान्य है कि तुम इस बात से अनजान हो। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, उसने रूपेंद्र पर कोई और नजर नहीं डाली, जिसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था, और वह मुड़कर चला गया। दूसरी ओर सदमे से उबरने के बाद हिमांशी ने तिरस्कार के साथ रूपेंद्र की तरफ देखा और फिर वह आरव की दिशा में दौड़ पड़ी। रूपेंद्र ने गुस्से से अपना मुंह बंद करके अपनी मुट्ठियों को कसकर भींच लिया और उसकी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे कि वे आग उगल सकती हैं। जब से वह जवान था,
उसने कभी ऐसा अपमान नहीं सहा था। नहीं, यह एक बदनामी थी, यह उसकी बदनामी थी। आरव, तुम बस इंतजार करो, रूपेंद्र ने आरव की तरफ देखते हुए धीमी आवाज में दहाड़ा। प्रशिक्षण मैदानों में आरव ने हिमांशी नामक महिला को देखा जो उसके सामने खड़ी थी, और उसने बोला, सुश्री हिमांशी, अगर आपको कुछ कहना है तो खुलकर कहिए। हिमांशी ने आरव की तरफ देखा और कहा, कुलों के शिष्य बेहद अभिमानी होते हैं और वे ज्यादातर संकीर्ण मानसिकता वाले होते हैं। चूंकि तुमने अभी रूपेंद्र के साथ उस तरह का व्यवहार किया है, तो अगर भविष्य में उसे मौका मिला तो वह तुम्हें निश्चित रूप से नहीं छोड़ेगा। यह सुनकर आरव मुस्कुराया और वह बोला, सबसे पहले आपकी सलाह के लिए धन्यवाद। आप सही कह रही हैं। रूपेंद्र के घमंडी स्वभाव के साथ वह इस मामले को निश्चित रूप से नहीं भूलेगा। लेकिन इसके बारे में क्या? क्या मुझे इस डर से क्रिम्सन रेड तलवार छोड़ देनी चाहिए कि वह बदला लेगा? अगर यह मेरी है और अगर मुझ में ताकत है, तो मुझे जो मेरा है उसे जबरदस्ती वापस लेने में कोई आपत्ति नहीं है। तुम बहुत दबंग और बेहद अहंकारी हो, हिमांशी ने आरव की तरफ देखते हुए कहा। आरव ने अपना सिर हिलाया और बोला, मैं दबंग या अहंकारी नहीं हूं। सुश्री हिमांशी, आप तलवार संप्रदाय में अभी अभी पहुंची हैं, इसलिए मैं आपको एक सलाह दूंगा। जब आप रूपेंद्र जैसे लोगों का सामना करें जो अपमान मांगते हैं, तो आपको उनके साथ तर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो वे सोचेंगे कि आप उनसे डरते हैं और वे और भी बेशर्मी से काम लेंगे। आप केवल अपनी मुट्ठियों का इस्तेमाल करके उन्हें आपके साथ तर्क करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। हिमांशी ने कुछ देर सोचा और फिर वह मुस्कुराने लगी और बोली, आपकी सलाह के लिए धन्यवाद, मुझे लगता है कि यह बहुत उपयोगी है। सही है, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि क्या आप पहले ही पहला दिव्य स्तर प्राप्त कर चुके हैं? आरव ने अपना सिर हिलाया। तो फिर आप पहला दिव्य स्तर पर मौजूद रूपेंद्र को एक ही चाल से कैसे हरा पाए? हिमांशी ने हैरानी के साथ कहा। पहला दिव्य स्तर? आरव मुस्कुराया और बोला, सुश्री हिमांशी, क्या आपको लगता है कि रूपेंद्र ने सामान्य साधनों से पहला दिव्य स्तर में उन्नति की है? वैसे मुझे लगता है कि उसने पहला दिव्य स्तर प्राप्त करने के लिए निश्चित रूप से बाहरी शक्तियों का इस्तेमाल किया था। क्या आपको लगता है कि किसी ऐसे व्यक्ति के पास जिसने बाहरी शक्तियों के इस्तेमाल से पहला दिव्य स्तर प्राप्त किया है, उसमें एक सच्चे पहला दिव्य स्तर के विशेषज्ञ की ताकत होगी? इसके अलावा मैंने उस पर एक अचानक हमला भी किया था और उसे चौंका दिया था। तो बात यह थी, हिमांशी ने सिर हिलाया और फिर वह बोली, सही है, कुछ नए बाह्य प्रांगण के शिष्यों ने एक छोटा समूह बनाया है और मैं अस्थायी रूप से इस छोटे समूह के नेता के रूप में काम कर रही हूं। क्या आप हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे? सही है, रूपेंद्र ने शायद कुछ अन्य बाह्य प्रांगण के शिष्यों के साथ एक और छोटा समूह स्थापित किया है। यह सुनकर आरव कुछ देर हिचकिचाया और फिर उसने सिर हिलाया और बोला, मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा। जैसे कि उसने कुछ सोचा हो, उसने जोड़ा, बेशक ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं घमंडी हूं या कुछ ऐसा हूं। मुख्य कारण यह है कि मेरा बाह्य प्रांगण रैंकिंग्स में किसी के साथ दुश्मनी है और शायद उसका अपना एक छोटा समूह है। अगर मैं अभी आपके समूह में शामिल होता हूं तो यह आप सभी के लिए केवल हानिकारक होगा। हिमांशी कुछ देर के लिए शांत हो गई और फिर वह बोली, समूह अभी ही स्थापित हुआ है। हालांकि मैं इसकी नेता हूं, लेकिन मेरे पास अभी तक कोई अधिकार नहीं है। अगर वह व्यक्ति जिसके साथ आपकी दुश्मनी है हमारे छोटे समूह को निशाना बनाता है, तो यह हमारे छोटे समूह को तुरंत अलग करने की बहुत संभावना है। एक काम करते हैं, जब मैं समूह में एक निश्चित स्तर का अधिकार स्थापित कर लूंगी तो मैं आपको शामिल होने के लिए आमंत्रित करूंगी।
आपको क्या लगता है? मुझे पहले ही यह घोषित करने दें कि मैं आपके उस दुश्मन से नहीं डरती। आरव ने दिल में संतुष्टि महसूस करते हुए सिर हिलाया। जिस वजह से उसने इस महिला के साथ इतनी देर तक बात की थी, वह यह थी कि वह एक और दुश्मन की तुलना में एक और दोस्त बनाना पसंद करेगा। अब जब उसने हिमांशी को यह कहते सुना, तो उसे लगा कि इस महिला के साथ दोस्ती करना सार्थक था। जब उसने यहाँ तक सोचा, तो आरव मुस्कुराया और बोला, मुझे अपना परिचय फिर से देने दें, मैं आरव हूँ, दक्षिण शांति नगर से। जब उसने आरव को यह कहते सुना, तो हिमांशी चकित रह गई और फिर उसने एक मुस्कान दिखाई और बोली, हिमांशी, मार्शल घोषणा नगर से। उसने आरव की नैसर्गिक प्रतिभा और ताकत को व्यक्तिगत रूप से देखा था और उसे उसके चरित्र और स्वभाव से नफरत नहीं थी, इसलिए उसे ऐसे व्यक्ति के साथ दोस्त बनने से कोई एतराज नहीं था। बस इसी तरह आरव का तलवार संप्रदाय में एक और दोस्त बन गया। अगर रुपेंद्र आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के संकेत दिखाता है, तो मैं आपको सबसे पहले संभव समय पर सूचित करूंगी। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, हिमांशी मुड़ी और चली गई। जैसे ही हिमांशी अभी अभी गई थी, एक श्रम शिष्य आरव के पास आया और श्रम शिष्य ने आरव को एक लिफाफा दिया और कहा, बड़े भाई आरव, यह आपके घर से आपका पत्र है। आरव ने कुछ सोने के सिक्के निकाले और श्रम शिष्य को दिए। उस श्रम शिष्य के जाने के बाद आरव ने लिफाफा खोला और जब उसने पत्र की सामग्री पढ़ी, तो उसका चेहरा अचानक बदल गया। अब क्या होने वाला है, आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।